ओके, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे एब्नॉर्मलिटीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल सिक्रीशन। अब इसमें जो है एड्रेनोकॉर्टिकल सिक्रीशन में क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज आ सकती है, सो वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। सो हम स्टार्ट करेंगे हाइपोएड्रेनलिज्म से, मतलब कि एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन जो है वो कम हो रहे हैं। एड्रीनल इनसफिशिएंसी है और इसको कहते हैं, जब एड्रीनल हार्मोन कम होते हैं तो उसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज। अब एडिसन्स डिजीज ये जो है प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनते, या तो इसमें एट्रोफी हो जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, या एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोई इंजरी हुई होती है, तो उस वजह से जो है एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन नहीं बनते। अच्छा, 80% जो है ये ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होते हैं कि उसमें एंटीबॉडीज बन जाती है अपनी ही सेल्स के खिलाफ। सो एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि कॉर्टेक्स को अटैक करते हैं, और वो जो है फिर एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन नहीं बना सकते, और वो जो है एडिसन्स डिजीज कॉज कर लेते हैं। या इसके अलावा जो है ट्यूबरकुलस तो आप जानते होंगे, जो टीबी कॉज करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं जो टीबी कॉज करते हैं, सो वही बैक्टीरिया जो है दे कैन कॉज ट्यूबरकुलस डिस्ट्रक्शन। वो जो है कॉर्टेक्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इवन बाय कैंसर भी जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स खराब हो सकता है। सो इन चीज़ों की वजह से अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की इंजरी हो रही है तो उसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज। और अगर कॉर्टेक्स में अंदर में कोई मसला है ना, एड्रिनल ग्लैंड में कोई मसला है, तो फिर उसको प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर सही है और एसीटीएच कम बन रहा है, एसीटीएच सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है कि वो स्टिमुलेट करे कॉर्टेक्स को, तो फिर जो है उसको कहते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, क्योंकि वो एसीटीएच की वजह से होता है। वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई मसला नहीं होता, एड्रिनल कॉर्टेक्स की इंजरी नहीं होती, सो उसको कहते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। और सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो है ये ज्यादा कॉमन है देन एडिसन्स डिजीज। सही है। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, तो इसका मतलब है कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स भी कम होंगे जो कि एल्डोस्टेरोन है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कम होंगे जो कि मेनली है कोर्टिसोल। सही है। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड डिफिशिएंसी अगर होगी तो क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन जो है वो कम सिक्रेट होगा। एल्डोस्टेरोन कम सिक्रेट होगा, सो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। और इसके अलावा क्या होगा कि जो ज़्यादातर जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। सो सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड वाटर जो है ये सारा ही हमारे यूरिन में लॉस होगा। सही है। यूरिन में जब ये लॉस होगा तो हमारी बॉडी में सोडियम कम हो जाएगा, और पोटेशियम जो है जो नॉर्मली एल्डोस्टेरोन की वजह से सिक्रीट होता है, तो वो सिक्रीट नहीं होगा। तो पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, सोडियम जो है वो कम हो जाएगा। सही। सो इसकी वजह से जो है हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, मतलब सोडियम कम हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, मतलब पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। एंड माइल्ड एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस क्यों होगा? क्योंकि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हमने स्टार्ट में पढ़ा कि एल्डोस्टेरोन जो है ये हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करता है। सही है। तो कि वो जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। तो अब हाइड्रोजन आयन, एल्डोस्टेरोन नहीं है तो हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट नहीं होगी, तो हमारे बॉडी में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते जाएंगे और वो जो है एसिडोसिस कॉज कर लेंगे। सही। अच्छा, अब वाटर और सोडियम जो है वो ज़्यादातर लॉस हो रहा है, तो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो हमारा ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और प्लाज्मा का जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो कम हो जाएगा। तो जब फ्लूइड कम हो रहा है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सही। अब ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट जब डिक्रीज होता है, सो इट लीड्स टू शॉक, और शॉक जो है दैट लीड्स टू डेथ। अगर हम उसको कोई मिनरल कॉर्टिकॉइड्स अगर हम ना दे, सो 4 days to 2 weeks में बंदे की डेथ हो जाती है। सही है। अच्छा, अब एडिसन्स डिजीज में अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है तो फिर क्या होगा? अब अगर कोर्टिसोल नहीं है, तो कोर्टिसोल का फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन एंड फैट्स की मोबिलाइजेशन करवाता है। तो अगर कोर्टिसोल नहीं है तो प्रोटीन एंड फैट्स की मोबिलाइजेशन नहीं होगी। सही है। सेकेंडली क्या होगा कि डिप्रेसिंग मेनी मेटाबॉलिक फंक्शन, सारे मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन भी नहीं है, फैट्स भी मोबिलाइज नहीं हो रहे।
सो मेटाबॉलिक फंक्शन बॉडी के कम हो जाते हैं। पर्सन मसल्स और वीक मसल्स जो है वीक हो जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो रही है, तो मसल्स वीक हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि माइल्ड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैन कॉज डेथ। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि कोर्टिसोल जो है दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो अगर थोड़ी बहुत अगर बॉडी में छोटी सी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वो जो है डेथ कॉज कर सकती है, सही है। तो अगर माइल्ड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी है सो इट कैन कॉज डेथ। अच्छा जी, इसके अलावा डिटोरिएटिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हमने ये भी पढ़ा कि स्ट्रेस में जो है हमारा कोर्टिसोल रिलीज होता है। अब अगर कोर्टिसोल नहीं है तो स्ट्रेस में जो है कोर्टिसोल के जो इफेक्ट्स है वो नहीं आ रहे, तो स्ट्रेस के बहुत से बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोज कंसंट्रेशन बिटवीन मील्स। अगर किसी बंदे को एडिसन डिजीज है तो उसमें कोर्टिसोल नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी, सही है। तो अगर बंदा खुराक लेता है तो तब तो उसको ग्लूकोज प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन अगर खुराक के बाद जो है 2 मील्स के बीच में जो गैप होती है ना, तो तब उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती। ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती तो उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगी, सही है। सो बिटवीन मील्स जो है उसको ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा जी, so cannot synthesize significant quantities of glucose by gluconeogenesis, तो इसकी वजह से ग्लूकोज कंसंट्रेशन बिटवीन मील्स जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, सही। तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे कोर्टिसोल की सिक्रेशन अगर ना हो। एंड एडिसन्स डिजीज। ओके, मेलानिन पिगमेंटेशन। अब मेलानिन पिगमेंटेशन जो है ये भी होती है अगर जो है कोर्टिसोल डिप्रेस हो। अगर कोर्टिसोल ना हो तो मेलानिन की पिगमेंटेशन हो जाती है। मेलानिन जो है असल में एक पिगमेंट है जो हमारे जो स्किन को जो कलर प्रोवाइड होता है ना, जो हमारे डार्क कलर होते हैं, दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ मेलानिन। अगर मेलानिन ना होता तो हमारे स्किन की ये कलर ना होती, सही। सो मेलानिन पिगमेंटेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में एंड स्किन में। और ये जो है इवनली डिपॉजिट नहीं होता, मतलब बिल्कुल एक जैसा डिपॉजिट नहीं होता, ये पैचेस में डिपॉजिट होता है, सही। मतलब कई जगह पे होता है, कहीं पे नहीं होता, एंड पैचेस ये होता है। एंड ये जो है स्पेशली जो थिन स्किन होती है ना, तो वहाँ पे ये ज्यादातर डिपॉजिट हो जाता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, लिप्स के जो इनर साइड का जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे मोस्टली ये डिपॉजिट हो जाता है। और इसके अलावा जो निपल की स्किन होती है सो दैट इज आल्सो थिन, सो वहाँ पे भी ये डिपॉजिट हो जाता है, सही है। अच्छा, मैकेनिज्म इसका क्या है कि अगर कोर्टिसोल नहीं होता ना, सो वो जो है नेगेटिव फीडबैक हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को या हमारे हाइपोथैलेमस को नहीं देता। नॉर्मली जो है कोर्टिसोल अगर इंक्रीज होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड हाइपोथैलेमस को कि वो एसिडिएच को सिक्रीशन को कम कर दे। लेकिन अब कोर्टिसोल है ही नहीं, सो नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस को। तो इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस जो है वो एसिडिएच की सिक्रेशन को इंक्रीज कर लेंगे। और एसिडिएच का इफेक्ट जो है मेलानिन पे ज्यादा होता है, वो मेलानिन की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने से। तो अब नेगेटिव फीडबैक नहीं है, सो एसिडिएच जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है और उस वजह से मेलानिन की फॉर्मेशन होती है। और वो मेलानिन जो है हमारे लिप्स में और नेपल्स में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, सही है। ओके, और ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं एडिसन डिजीज के। तो अगर एडिसन डिजीज के बंदे को अगर हम उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ना दे तो वो जो है उसकी डेथ हो जाती है विद इन फ्यू डेज। तो इसलिए हमने उसको डेली बेसिस पे जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो देने होते हैं, सही है। अच्छा, तो सिंपल बस यही ट्रीटमेंट है कि आप उसको डेली बेसिस पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दें। अच्छा जी, अब एडिसोनियन क्राइसिस क्या होता है। एडिसोनियन क्राइसिस असल में जब भी हमें कोई स्ट्रेस मिलता है ना, तो स्ट्रेस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, लेकिन एडिसोनियन डिजीज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ही नहीं। तो अगर किसी एडिसोनियन किसी एडिसोनियन बंदे को अगर कोई स्ट्रेस मिलता है तो तब तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, उसमें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज नहीं होती, तो तब जो है उसकी नीड बहुत ज्यादा हो जाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। अगर कोई सर्जरी है उसकी, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई डिजीज है अगर एडिसोनियन बंदे को, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की इस इंटेंस नीड को जो है इसको कहते हैं एडिसोनियन क्राइसिस। एडिसोनियन इस बंदे को जो है आपने 10 विद इन 10 मिनट्स आपने सॉरी
विद इन फ्यू मिनट्स जो है आपने उसको 10 टाइम्स या इससे भी ज़्यादा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स प्रोवाइड करने होते हैं, सही है। सो इस इंटेंस नीड को या इस क्रिटिकल नीड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडिसोनियन क्राइसिस, सही है। अच्छा जी, ओके नाउ हाइपर एड्रेनलिज्म। हाइपर एड्रेनलिज्म अब क्या होता है, अब इसमें जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो हार्मोन है, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, उनकी हाइपर सिक्रीशन होती है, उसको कहते हैं हाइपर एड्रेनलिज्म। और इस सिंड्रोम को कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, सही है। हाइपर एड्रेनलिज्म को एडिसन्स डिजीज कहते हैं और हाइपर एड्रेनलिज्म को कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम की जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज आती है वो कोर्टिसोल की वजह से होती है, लेकिन इसके अलावा एंड्रोजन की वजह से भी कुछ जो है एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है, सही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज आर बिकॉज ऑफ द कोर्टिसोल, सही है। अच्छा, हाइपर कोर्टिसोलिज्म जो है इसके क्या क्या वजह हो सकते हैं। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमास है कोई जो है उसमें मतलब कैंसर टाइप चीज़ें हैं, सो उसको जो है वो जो है हाइपर कोर्टिसोलिज्म कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर हाइपोथैलेमस जो है एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है, सो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा और वो जो है एसीटीएच को ज़्यादा रिलीज करवाएगा, सही है। फिर एसीटीएच जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट करके वहां से कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज करवाएगा और एंड्रोजन ज्यादा रिलीज करवाएगा, सही है। सो हाइपोथैलेमस की एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकता है। थर्ड वन इज एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच बाय हार्मोन्स by tumor elsewhere in the body such as abdominal carcinoma। अच्छा जी, अब एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ एसिटीएच का क्या मतलब है कि अब ट्यूमर जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं है, बल्कि वो बॉडी की किसी और जगह में कोई ट्यूमर है, लेकिन एब्डोमेन में कोई कार्सिनोमा है, सो एब्डोमिनल कार्सिनोमा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो एसिटीएच को रिलीज करे, सही है। सो एसिटीएच जो है वो फिर कोर्टिसोल को ज्यादा सिक्रीट करवाता है, तो इस वजह से हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो सकता है। द फोर्थ वन इज एडिनोमा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही मसला है, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में मसला है सो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टिसोल सिक्रीट करवा रहा है एबनॉर्मली, और वो जो है हाइपर कोर्टिसोलिज्म कॉज कर सकता है, ठीक है। सो अगर हाइपर कोर्टिसोलिज्म अगर एसीटीएच की वजह से है, मतलब अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई मसला है तो उसको फिर कहते हैं प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म। लेकिन अगर एसीटीएच में कोई मसला है और उस एसीटीएच की वजह से कोर्टिसोल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म, सही है। तो अगर सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म है ना, तो फिर हम उसको कुशन सिंड्रोम कहते हैं, सही है। When Cushing syndrome is secondary to excess secretion of SCTH by the anterior pituitary, अगर ये एसीटीएच की वजह से है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई मसला नहीं है, बल्कि ये एसीटीएच की वजह से है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई मसला है, हाइपोथैलेमस में कोई मसला है, एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच है, लेकिन अगर एसीटीएच सिक्रिएट हो रहा है किसी भी वजह से वो हो, तो फिर उसको कहते हैं कुशिंग डिजीज, सही है। अच्छा अच्छा, excess ACTH secretion is the most common cause of Cushing syndrome and is characterized by high plasma levels of ACTH and cortisol। अगर ACTH ज़्यादा है तो उसको जो है हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, और कुशिंग सिंड्रोम में जो है फिर प्लाज्मा में हमारा ACTH भी ज़्यादा होता है एंड कॉर्टिसोल भी। ACTH क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ACTH में कोई एबनॉर्मेलिटी है, एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई एबनॉर्मेलिटी है, हाइपोथैलेमस में है, सो वो एसीटीएच को ज्यादा रिलीज करवाते हैं और एसीटीएच फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज करवाता है। सो इस केस में एसीटीएच एंड कोर्टिसोल दोनों ज्यादा होंगे, सही है। लेकिन अगर ये प्राइमरी ओवर प्रोडक्शन है कोर्टिसोल की, मतलब एड्रिनल ग्लैंड में कोई मसला है, तो तब जो है एड्रिनल ग्लैंड खुद ब खुद ही कोर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट करवाता है। अब उस पे एसीटीएच का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स खुद ही कोर्टिसोल जो है वो ज्यादा सिक्रीट करवाता है, और वो जो है फिर उसको उसको कुशिंग सिंड्रोम की ये जो टाइप है ना, ये सिर्फ 20-25% में होती है, सो ये ज्यादा कॉमन नहीं है। ज्यादा कॉमन जो है दैट इज एसीटीएच डिपेंडेंट, सही है।
जो एसिटिएच की वजह से हो रहा है हम उसको एसिटिएच डिपेंडेंट कहते हैं, जो एसिटिएच की वजह से नहीं हो रहा इसको कहते हैं एसिटिएच इंडिपेंडेंट। सो एसिटिएच इंडिपेंडेंट वाले केस में फिर क्या होगा कि कोर्टिसोल तो ज्यादा होगा, लेकिन कोर्टिसोल फिर क्या करता है कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है। सही है, जब वो नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एसिटिएच की सिक्रीशन को और भी डिक्रीज कर लेता है। सही है, सो एसिटिएच कम होगा और कोर्टिसोल जो है ज्यादा होगा। सही, तो ये एसिटिएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम में होता है। ओके ओके, कुशिंग सिंड्रोम जो है अगर आप किसी बंदे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किसी थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और आप उसके लिए उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अगर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस में उसको देते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें कुशिंग सिंड्रोम वाले जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो वो जो है अपीयर हो जाते हैं। सही है, सो उसमें अब फिर क्या होगा कि बफेलो टोर्सो होगा, जिस तरह हमने पहले बात की। बफेलो टोर्सो क्या होता है कि फैट जो है वो ज्यादा डिपॉजिट होता है एंड द अपर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन एंड चेस्ट, सो उसको बफेलो टोर्सो कहते हैं। इसके अलावा फेस जो है बिल्कुल एडमेटस सा नजर आता है, बिल्कुल राउंडेड सा हो जाता है, उसको मून फेस कहते हैं। अब इस बंदे की फेस को देखिए, सो ये वाली जो है दिस इज बिफोर कुशिंग सिंड्रोम और ये वाला जो है आफ्टर कुशिंग सिंड्रोम है। सही है, सो बिल्कुल मून फेस हो जाता है। इसके अलावा एसिटिएच का इफेक्ट चूंकि एंड्रोजेंस पे भी होता है, एड्रीनल एंड्रोजेंस पे, तो उस वजह से बंदे को एक्नी और हिर्सुटिज्म भी कॉज हो सकती है। हिर्सुटिज्म का मतलब है एक्सेस ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। सही है, अच्छा इसके अलावा जो है अबाउट 80% ऑफ पेशेंट हैव हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्यों होती है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि कोर्टिसोल का थोड़ा बहुत मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है, उसकी मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्टिविटी भी वो परफॉर्म कर सकता है। तो इस वजह से जो है वो हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकता है एंड 80% ऑफ पेशेंट्स। सही है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट को हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम क्या क्या है? सो आप अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपरट्रोफाइड है, मतलब हाइपरट्रोफी उसमें हो गई है या उसमें कोई ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर को सर्जिकली या रेडिएशन के थ्रू जो है रिमूव किया जाता है। इसके अलावा ड्रग्स भी दे सकते हैं, वो ड्रग्स जो कि स्टीरियोजेनेसिस को ब्लॉक करे। स्टीरियोजेनेसिस का मतलब ये है कि स्टीरॉयड की फॉर्मेशन को ब्लॉक करे, क्योंकि ये जो है स्टीरॉयड हार्मोन है कोर्टिसोल वगैरह। तो अगर स्टीरियोजेनेसिस को ब्लॉक किया जाए तो उसकी वजह से जो है कोर्टिसोल को भी कम कर सकते हैं। एंड दीज ड्रग्स आर सीडोकोनाजोल एंड अमीनोग्लूटामाइड। एंड इसके अलावा अगर एसिटिएच को अगर हम इनहिबिट कर सकते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कि एसिटिएच के सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर सकते हैं। वो ड्रग्स हैं सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट एंड गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर्स। सो दीज ड्रग्स कैन आल्सो इनहिबिट एसिटिएच सिक्रीशन और इसकी वजह से जो है कोर्टिसोल कम हो जाएगी। सही है, अच्छा इसके अलावा जो है अगर ये ड्रग्स जो है ये तब देते हैं अगर सर्जरी जो है वो फिजिबल ना हो। कोई ऐसा पेशेंट है जिसके लिए सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते, उसमें सिंपली ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा जो है एक और ऑप्शन है, दैट इज बायलैटरल पार्शियल और टोटल एड्रिनलेक्टमी। एड्रिनलेक्टमी का मतलब यह है कि एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव किया जाए, या तो पार्शियली या फिर टोटली रिमूव किया जाए, और उसके बाद उसको उस बंदे को जो है एड्रिनल स्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि चूंकि उसमें इनसफिशिएंसी हो जाती है एड्रिनल स्टेरॉइड्स की, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड ही हटा दिया गया है। सो उसमें जो है फिर एड्रिनल स्टेरॉइड जो है वो उसको एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, मतलब उसको दिए जाते हैं। सही है, सो यहाँ तक थी कुशिंग सिंड्रोम। Okay, so the last topic is adrenal androgens and abnormalities of adrenal androgens. So adrenal androgens भी जो है हमारे adrenal cortex से रिलीज होते हैं। एड्रिनल एंड्रोजेंस जो मैनुअली रिलीज होता है हमारे सेक्स हार्मोन, दैट इज डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन। सो ये जो है मेल सेक्स हार्मोन है। इसके अलावा फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन भी बहुत कम अमाउंट में जो है वो भी रिलीज होता है। सो एड्रिनल एंड्रोजेंस जो है एक
वीक सा इफेक्ट होता है नॉर्मली ह्यूमंस में, लेकिन अर्ली डेवलपमेंट में जो है इसका कुछ ना कुछ रोल होता है, मेल के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करने में इसका रोल होता है। इसके अलावा फीमेल में जो है ना सिर्फ प्यूबर्टी में थ्रू द लाइफ जो है इसका रोल होता है। जो फीमेल में जो प्यूबिक हेयर होते हैं या एक्सिलरी हेयर होते हैं वो भी एड्रिनल एंड्रोजेंस की वजह से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, and extra adrenal tissue, some of the adrenal androgen puberty to testosterone। अच्छा, कुछ जो एक्स्ट्रा एड्रिनल टिश्यूज होते हैं, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के बजाय कोई और टिश्यू जो ऐसे होते हैं, वो एड्रिनल जो एड्रिनल एंड्रोजेंस है ना उसको कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और ये जो है ज़्यादातर एक्टिविटी जो एड्रोजेनिक एक्टिविटी है वो यही परफॉर्म करवाता है, सही है। अच्छा, Okay, so the last topic is adrenal genital syndrome। अब अगर एड्रीनल जो एंड्रोजेंस है, अगर एंड्रोजेंस ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो उसको कहते हैं एड्रीनल जेनिटल सिंड्रोम। एड्रीनल जेनिटल सिंड्रोम जो है ये किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अगर एड्रीनल कॉर्टिकल कोई ट्यूमर है ना, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से एक्सेसिव क्वांटिटी में एंड्रोजन रिलीज होता है। और एंड्रोजन जो है इसमें मेनली जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है, तो उस वजह से जो है बंदे में जो मेल की तरह जो करेक्टरिस्टिक होती है ना सो बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर फीमेल में एड्रिनल जेनिटल सिंड्रोम हो जाए तो उसमें क्या होगा कि उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा डीप हो जाएगी, मेल की तरह हो जाएगी, बारी बारी आवाज़ हो जाएगी। इसके अलावा उसमें बेयर डेवलप हो जाएगी, ओकेजनली हार्डनेस हो सकती है, मतलब गंजापन जिस तरह मेल में होता है उसी तरह फीमेल में हो सकता है। इसके अलावा जो है जिस तरह मेल की बॉडी पे हेयर्स होते हैं वैसे ही फीमेल पे डेवलप हो जाते हैं। और इस तरह जितनी भी मेल की कैरेक्टरिस्टिक है ना सो वो एक एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम वाली फीमेल में डेवलप हो सकते हैं। प्री प्यूबर्टल मेल में अगर एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम हो जाए, मतलब अभी वो प्यूबर्टी जो है उसने प्यूबर्टी स्टेज जो है उसने क्रॉस नहीं किया हुआ, प्री प्यूबर्टल मेल है, सो उसमें क्या सिम्टम्स क्या कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है, तो उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक फीमेल की तरह ही आती है। जिस तरह फीमेल में पेयर डेवलप होता है, तो इस तरह प्री प्यूबर्टल मेल में पेयर डेवलप हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है। इसके अलावा जो है उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाते हैं, मतलब इवन अगर बच्चे में भी ये हो जाए एड्रेनल सिंड्रोम, तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, जिस तरह एडल्ट में होते हैं तो उस तरह उसके हो जाते हैं। एडल्ट मेल में अगर एड्रेनल सिंड्रोम हो जाए तो उसमें जो है डायग्नोस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है क्योंकि उसमें जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी सारी कैरेक्टरिस्टिक अपेयर कर रहा होता है, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किस वजह से आते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। तो अगर एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम में अगर ये अब एंड्रोजेंस की वजह से भी आ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा होता कि ये आइदर एंड्रोजेंस की वजह से आ रहे हैं या फिर ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहे हैं, तो इस वजह से डिफरेंशिएट करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा जी, एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम में एक कीटोस्टेरॉइड है 17 कीटोस्टेरॉइड, ये यूरिन में एक्सक्रीट होता है, जो कि एंड्रोजन से डिराइव होता है। तो ये जो है 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये अगर हम यूरिन में अगर 17 कीटोस्टेरॉइड को टेस्ट कर ले तो हम इसको एज ए डायग्नोसिस यूज़ कर सकते हैं। अगर कीटोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा है, 10 to 15 टाइम्स तक ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इस बंदे को जो है एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम है। थैंक यू, दिस वाज द लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क।